नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके सामने लेकर आया हूं 1960 की प्रमुख घटनाएं जो आपके कॉम्पिटिशन्स की तैयारियों में काम आएंगी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो नॉर्मल इतिहास में आप नहीं पढ़ते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को बताने की। तो 1960 में भी ऐसी कई घटनाएं हुई। भारत में पहली STD सेवा जैसे लखनऊ और कानपुर के बीच 1960 में शुरू हुई थी। नेशनल डिफेंस जो कॉलेज है उसकी स्थापना हुई और ऐसी कई घटनाएं जिनमें से मिग विमान शामिल हुआ। 1960 में भारत में बना हुआ पहली बार वो शामिल हुआ। इस तरह की कई घटनाएं 1960 में हुई जो आपको जाननी चाहिए। जैसे बंगाल में चक्रवर्ती तूफान आया था जिसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी और एक बड़ी घटना थी। तो हम बात कर लेते हैं मिग विमान की। उड़ता हुआ ताबूत उन्हें कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हो गया और वो मिग था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्हें उड़ता ताबूत कहा जाने लगा था। रूस से आते थे वो विमान हमारे पास पहले, लेकिन भारत ने बनाया 1960 में जो भारत निर्मित था वो पहली बार शामिल हुआ, तो इसलिए उसकी चर्चा हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिग का एक दूसरा जो पहलू है, उड़ते ताबूत के अलावा मिग ने भारत का जो MiG-21 था उसने भारत का बहुत सहयोग किया है सेनाओं का। कैसे उसने 1971 के युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई है। तो इसलिए मिग पर जो सेना है वो बहुत भरोसा करती आई है। ये अलग बात है कि कई बार उसका एक्सीडेंट हुआ। 1985 में रूस ने उसे बनाना भी बंद कर दिया। तो जो उसका एक अपडेटेड वेरिएंट है जो भारत में बनता है उसे भारत इस्तेमाल करता आया है। और ये घटना उसको शामिल करने की 1960 की है। 1960 में एक ऐसी और घटना हुई थी, एक ऐसा रिकॉर्ड बना था जो 40 साल बाद टूटा था। मिल्खा सिंह, उड़न शेख मिल्खा सिंह की कहानी फरहान अख्तर ने बड़े पर्दे पर दिखाई थी। तो आज की पीढ़ी भी उसे देख चुकी है, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि ये जो रिकॉर्ड था उनके जीवन की जो सबसे बड़ी घटना थी 1960 में हुई थी। ओलंपिक के जो गेम्स थे 1960 के 45.73 सेकेंड्स समय लिया था उन्होंने। चौथे स्थान पर रहे, बावजूद इसके एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया नेशनल्स के लिए कि उतना समय भारत में तब तक कोई नहीं ले पाया था। वो पदक से जरूर चूके, लेकिन उन्होंने सम्मान इतना अर्जित किया कि उनके ऊपर फरहान अख्तर ने इतने सालों बाद एक फिल्म बनाई। और मिल्खा सिंह भी ऐसी तबीयत के आदमी है कि उस फिल्म के लिए केवल ₹1 उन्होंने लिया था। ये बड़ी बात थी। बड़ी बात तब भी थी जब 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने का ऐलान हुआ और उन्होंने अर्जुन पुरस्कार लेने से मना कर दिया। मिल्खा सिंह एक ऐसी हस्ती हैं जो पीढ़ियों की इंस्पिरेशन है और वो आप सबको लेनी चाहिए कि कैसे एक ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति, कैसे एक गरीब व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है। और उसकी वजह होते हैं उनके उसूल, उनकी मेहनत, उनका जुनून। भारत के इतिहास में 1960 का जो साल है वो इसलिए भी बड़ा माना जाता है कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे दो नए राज्य अस्तित्व में आए। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसकी जो सिफारिशें हुई 1956 में लागू हुई। कई प्रदेश अस्तित्व में आए थे भाषाई आधार पर। ऐसे में जब इतने सारे नए प्रदेश बन गए तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, अब तक वो बॉम्बे के नाम से ही राज्य था, वो चला आ रहा था जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल था और गुजरात भी शामिल था। वहाँ पर महाराष्ट्र संयुक्त संघर्ष समिति एक बनाई गई कि वो कैसे नए राज्य की मांग करें। एक महाराष्ट्र करके राज्य हो और इसकी मांग शुरू हुई। केशव सीताराम ठाकरे, बाल ठाकरे के जो पिताजी थे वो भी उसमें एक्टिव थे। वो बाल ठाकरे पर रोज एक कार्टून ऐसा पॉलिटिकल बनवाया करते थे जो उनके आंदोलन की मांग को आगे बढ़ा सके। और जब 1960 में जब ये आंदोलन ने जोर पकड़ा तब जाकर दो राज्यों में इसको बांटा गया और वो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात थे। 1960 से ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए और 6 साल बाद 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। तब तक बाल ठाकरे अपना एक नाम बना चुके थे और शिवसेना जैसी पार्टी उन्होंने धीरे धीरे साउथ इंडियंस के खिलाफ कैंपेन करके शुरू कर दी थी। और ऐसे में जो नेतृत्व क्षमता उनके पिता प्रबोधन ठाकरे और केशव सीताराम ठाकरे ने दिखाई थी, उसके जो बीज बाल ठाकरे में रोपे थे उन्होंने एक वृहद बरगद का रूप ले लिया और शिवसेना अस्तित्व में आई। तो ऐसे में 1960 का साल न केवल महाराष्ट्र और गुजरात जैसे दो बड़े राज्य भारत को देने के लिए जाना जाता है, बल्कि शिवसेना की राजनीति की जो बीज पड़े थे वो भी 1960 के साल में एक तरह से शुरू हुए थे, तभी पड़े थे। दोस्तों 1960 का साल सिंधु जल समझौते के लिए भी जाना जाता है। कैसे सितंबर के महीने में ये जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी और उसकी सहायक जो 6 नदियां हैं उनको लेकर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे, उधर से अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। दरअसल इन पर विवाद क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा कि जो नदियां हैं 6, इन 6 नदियों को लेकर
ये चर्चा थी, वो 3 इधर से उधर जाती हैं और 3 उधर से इधर, यानी पूर्वी पश्चिमी अलग अलग जो दिशाएं उनमें बटी हुई हैं। तो 3 नदियां जो थीं, जिनमें झेलम, सिंधु और चिनाब, इनका नियंत्रण एक तरह से पाकिस्तान को दिया गया है। 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और बाकी जो रावी, सतलज, व्यास हैं, उनका नियंत्रण भारत को दिया गया है। वो उन नदियों पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के जो बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बना सकता है। लेकिन जब जब भी सरकारें बदलती हैं, जब जब भी भारत और पाकिस्तान में रिश्ते ख़राब होते हैं, ये आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगते हैं कि भारत उस पानी को रोक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इस पानी पर निर्भर करती है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए विश्व बैंक को बीच में लाया गया था इस समझौते को कराने के लिए। हर साल मोटे तौर पे 2 बैठक होती हैं, एक भारत में एक पाकिस्तान में, और बीच बीच में कई बार पाकिस्तान ऐसे ही आरोप लगाता है, कई बार वो तार्किक आरोप लगाने की कोशिश करता है। तो इसलिए सिंधु जल समझौता, उस पर अभी तक इतने युद्धों के बावजूद कभी भी वो पानी रोका नहीं गया और रोका जा भी नहीं सकता। इसमें बहुत सारे पेच हैं, इसलिए दोनों देश कोशिश ये करते हैं कि थोड़े बहुत विवादों के बाद ये सिंधु जल समझौता चलता रहे। तो इसलिए जो सारी नदियां मैंने नाम लिए, उन नदियों के प्रभाव को जब आप मैप पे समझेंगे तब आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो मैप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। ये सीरीज़ थी आपके लिए हर साल की, कि कैसे उस साल में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनके बारे में आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें, कुछ दिलचस्प बातें अलग नज़रिए से जानें, ताकि जब कंपटीशन में सवाल आते हैं उनमें आप कुछ अलग तरीके से जवाब दे पाएँ, या अलग तरीके के सवाल आएँ तो उनके जवाब दे पाएँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रभात एग्जाम। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।